हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसके साथ ही अगर आपको इंडियन पॉलिटी की क्लासेस अच्छी लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो हम लोग जितना पढ़ चुके थे भारतीय संविधान की विशेषताएं, उसके आगे चलिए पढ़ते हैं। पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान के बारे में। तो देखिए, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है। कितने प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई भारतीय संविधान में? 3 प्रकार की। तो पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। ये किस तरह जो है घोषित किया जाएगा? युद्ध, आक्रमण अथवा, किसकी बात की जा रही है? युद्ध, आक्रमण मतलब कोई बाहरी देश अगर हमारे देश पे आक्रमण कर दे, पूरे देश पे कर दे या किसी राज्य पे कर दे, तो वो युद्ध, आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह से पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की व्यवस्था किसके अंतर्गत रखा गया? उसको राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपातकालीन प्रावधान के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमारे भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की विवेचना की गई है, जिसमें पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित होता है? या तो युद्ध, आक्रमण हो गया हो या सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। सशस्त्र विद्रोह मतलब जब जो है लोग हथियार, बंदूकें उठाने लगे तब। देखिए, पहले क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल में पहले जो है आंतरिक अव्यवस्था लिखा था। पहले क्या लिखा था? आंतरिक अव्यवस्था लिखा था, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे चेंज किया और क्या कहा? सशस्त्र विद्रोह कहा। कोर्ट ने कहा ऐसे तो कभी भी कहा जा सकता है कि जो आंतरिक अव्यवस्था हो गई और आपातकाल लगा दिया जाए, जो कि ठीक नहीं है। तो क्या जोड़ा गया उसमें? सशस्त्र विद्रोह। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपातकाल कब हो सकता है? युद्ध, आक्रमण, किसी हमारे देश के किसी स्टेट में अगर बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया तो उस स्टेट में या पूरे देश में भी जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। देखिए, आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये तो जो है किसी पूरे लोकल भी लगाया जा सकता है। जैसे किसी स्टेट में प्रॉब्लम है, कोई युद्ध, आक्रमण हो गया है, वहां भी लगा सकते हैं, पूरे देश में भी लगा सकते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल कब होगा? 2 सूरतों में होगा, एक युद्ध, आक्रमण और दूसरा सशस्त्र विद्रोह के कारण। अब ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बताया गया। आप याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है? 352 है। अब अगला हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? राष्ट्रपति शासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद क्या था? 352 था। राष्ट्रपति शासन का क्या है? 356 है। याद कैसे करेंगे? 4 और जोड़ दीजिए, इसमें 56 हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद क्या था? 352। राष्ट्रपति शासन का क्या हो जाएगा? 356 हो जाएगा। अब देखिए, राष्ट्रपति शासन मतलब राज्य में आपातकाल की जो बात है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। ये कब होता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता हो जाए। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि राज्यों में क्या होता है कि विधायक खरीद लिए जाते हैं, किसी भी राज्य के होंगे, और उसके बाद सरकार गिरा दी जाती है, बाद में वोटिंग होती है, अल्पमत मिलता है तो सरकार फिर नहीं रहती, गिर जाती है। अब इतनी जल्दी तो इलेक्शन हो नहीं पाते, तो उस समय क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद क्या है? 352। मैं बार बार क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं। राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है किस कारण है? उसमें युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की बात की गई अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। फिर राज्य में जो आपातकाल है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन। ये कब होता है? ये तब होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता हो। इसका अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 356 है। इसका 52 था, इसका 56 है। ठीक है। तीसरा आपातकालीन प्रावधान जो है वो है वित्तीय आपातकाल। इसमें क्या होता है? भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय जब संकट में हो तो उसे क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल कहते हैं। ये हमारे देश में अभी तक कभी नहीं लगा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो है बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और जो भी सांसद हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, इन सबका क्या होता है? वेतन में भी कटौती होती है। तो देखिए, आपातकाल के भारतीय संविधान में 3 जो है आपातकाल की विवेचना की गई। पहला राष्ट्रीय आपातकाल,
दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा है वित्तीय आपातकाल। इसमें क्या होता है, ये कब लगता है, जब भारत की वित्तीय स्थिरता संकट में हो। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी में भी कटौती होती है। प्रधानमंत्री हो गया, मंत्री, सांसद, राष्ट्रपति, इन सभी की जो है सैलरी में कटौती होती है। अब देखिए, अगर आप आपातकाल का जो प्रावधान है, आपातकाल में ध्यान दें तो इससे आप एक बात समझेंगे कि जब आपातकाल लगता है तो उस समय क्या स्थिति है, उस समय जो पूरी सत्ता है वो किसके हाथ में आ जाती है, केंद्र के हाथ में आ जाती है। राज्य का पूरा नियंत्रण किसके अधीन हो जाता है, किसके अंतर्गत आता है, केंद्र के अंतर्गत। कहने को तो होता है कि राष्ट्रपति शासन है, लेकिन असली शक्ति किसके पास आ जाती है, केंद्र के पास आ जाती है। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी आपातकाल लगेगा, यानी जो आपातकाल की अगर कोई स्थिति होती है तो ऐसे में कौन मजबूत होगा, केंद्र मजबूत होगा। और हमारा देश की जो संघीय व्यवस्था है वो बिना संविधान संशोधन किए किस तरफ हो जाएगी, एकात्मक हो जाएगी। ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं, कि एकात्मकता का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब एक ही का शासन हो, सशक्त केंद्र हो और सारा सिस्टम पूरा एक ही सिस्टम हो, एक ही हाथ में हो। तो अगर आपातकाल की स्थिति होती है तो इसमें कौन मजबूत होता है, केंद्र। राज्य किसके नियंत्रण में आ जाता है, पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में आ जाता है। तो इस तरह जो हमारे देश का ढांचा है वो संविधान में बिना संशोधन किए ही संघीय से कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। कब, जब आपातकाल की स्थिति होती है। देखिए, भारतीय संविधान की अगली विशेषता हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्या लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान में क्या कहा गया कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे संविधान में बात कही गई कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म विशेष को, यानी विशेष धर्म को जो है प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि राज्य पूरी तरह से नास्तिक होगा या धर्म को जो है पूरी तरह से नकार देगा, इसका ये मतलब नहीं है। देखिए, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सर्वधर्म समभाव। क्या कहा मैंने, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब है सर्वधर्म समभाव। अब देखिए, सर्व मतलब सभी, धर्म सम मतलब बराबर, भाव मतलब भावना। तो हमारे संविधान में क्या कहा गया कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, किसी धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राज्य नास्तिक होगा। राज्य कैसा होगा, सर्वधर्म समभाव की भावना वाला। मतलब जिस धर्म को जो व्यक्ति मानेगा, मतलब सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समान भाव से, यानी बराबर के नजर से देखा जाएगा। किसी को इस तरह नहीं देखा जाएगा कि ये इस धर्म को मान रहा है तो बड़ा अच्छा हो गया, कोई दूसरा किसी दूसरे धर्म को मान रहा है तो बुरा हो गया। इस तरह की बात नहीं होगी। जबकि कैसी बात की जाएगी, सर्वधर्म समभाव की जाएगी। सभी धर्मों को समान भाव से, बराबर भावना से देखा जाएगा। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। उसके पास अधिकार होगा कि अपने धर्म का जो है वो पालन कर सकता है, अपने धर्म का संरक्षण कर सकता है। जो चाहे जिस धर्म को भी मान सकता है। इसके अलावा अगर चाहे तो वो नास्तिक भी रह सकता है। तो ये बात आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म विशेष नहीं है, बल्कि वो सर्वधर्म समभाव की भावना से काम करेगा। मतलब सभी धर्मों के लोगों को एक बराबर के नजरिए से देखेगा, किसी तरह का भेद नहीं करेगा। जो भी जिस धर्म को मानना चाहे उसे मान सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, पूरी स्वतंत्रता है उसे। और कोई व्यक्ति चाहे तो नास्तिक भी रह सकता है। अब देखिए, वर्ष 1976 के 42वें संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग को याद रहना चाहिए कि पूछा जाता है अक्सर
कि ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है ये हमारे संविधान में कब जोड़ा गया या किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो किसके अंतर्गत जोड़ा गया? 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और ये क्या कहता है कि भारत का संविधान कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। इसलिए या किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन में धर्मनिरपेक्ष शब्द कहां जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए, संविधान के भाग 3 में, तीसरे भाग में संविधान के जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। 6 मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में जो है संविधान के भाग 3 में बताया गया है। तो देखिए, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो जिसके अंदर हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, लेकिन बाद में हम लोग डिटेल में जो है मौलिक अधिकार के बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग कुछ कुछ चीजें बस जान लीजिए, बाद में इसकी पूरी डिटेल में क्लास होगी जिसमें आपको मौलिक अधिकार पूरा अच्छे से समझाया जाएगा। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल 6 हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। और संविधान के किस भाग में है? संविधान के तीसरे भाग में है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? पहला है समानता का अधिकार, जो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अगला मौलिक अधिकार बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो पहला क्या था? समानता का, स्वतंत्रता का अगला, उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जा रही है, जो अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में बताया गया। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी हमारे संविधान में दिया गया, जो कि क्या है? 25 से 28 तक है। फिर सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके बारे में आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये कुल 6 मौलिक अधिकार हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे और हमारे संविधान के तीसरे भाग में इनके बारे में बताया गया है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक मैंने आप लोगों को जितना पढ़ाया उसको अच्छे से तैयार करिएगा। अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। आप सभी को आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। और अगर ये क्लासेस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं, आपके किसी भी काम आ रही हैं, तो प्लीज क्लासेस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिए। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को नमस्कार।